नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हमने आज से एक नई सीरीज आपके साथ हर संडे को शुरू करी है। संडे की शाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो भैया, पूरे हफ्ते पढ़ोगे, क्वेश्चन भी क्लास में करोगे, डीपीपी आप करोगे। उसके बाद संडे को आपका एक सेशन होगा जहां पर आप करेंगे सवाल सॉल्व मेरे साथ केमिस्ट्री में। और दोस्तों, ऐसा ही सेशन आप अपने आप भी प्लान कर सकते हैं और हर संडे को आप ये इस तरह से कर सकते हैं कि शाम को केमिस्ट्री के सवालों की बात होगी तो तब तक अपने आप को सवालों में तैयार कर लें, प्रैक्टिस वगैरह कर लें। अब आइए जरा समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कहानियां होंगी। आज जैसे सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्यूशन के सवाल इसमें सॉल्व होंगे। अगले हफ्ते से इसी के साथ आपके इलेक्ट्रो के सवाल भी होने शुरू हो जाएंगे, तो हर हफ्ते दर हफ्ते इसका समय बढ़ता जाएगा वर्कशॉप का। इन्हें वर्कशॉप कहता हूं जहां पर मैं सवाल आपसे कराता हूं, कैसे सॉल्व करने हैं आपने सवाल। तो सॉल्यूशन पे आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैं एक छोटी सी टेक्निक की बात भी हर बच्चे से हमेशा करता हूं। हमें सोचना होता है 360 डिग्री पर, यानी किस तरीके से एक सॉल्यूशन आप निकालेंगे, एक सिचुएशन तक आप पहुंचेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली में करते कैसे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। बच्चों, प्रॉब्लम एक बहुत ही नेगेटिव टर्म है। हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा दिमाग प्रॉब्लम को एक नेगेटिव टर्म की तरह लेता है। इसको थोड़ा सा पहले पॉजिटिव करते हैं और इसको एक सिचुएशन तक पहुंचाते हैं। क्या कहा मैंने? हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स को एक नेगेटिव सेंस में लेता है, तो पहले उसको ऐसा करते हैं, एक सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे मैं कुछ भी एक प्रॉब्लम देता हूँ, एक छोटा सा मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ, जरा सॉल्व कीजिएगा। इसे मैं कहता हूँ द केक प्रॉब्लम। ये आपको समझाएगा कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है और क्यों गिवन लिखना और टू कैलकुलेट लिखना जरूरी है। भैया देखो, मान लो हम आज ये सेशन शुरू कर रहे हैं तो हमने सोचा कि चलो बड़ी खुशी की बात है, वर्कशॉप शुरू हो रही है संडे की शाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम, और ये आपको आगे तक लेके जाएगी। तो पांडे सर ने और मैंने सोचा कि चलो आइए एक केक बनाते हैं। अब हुआ क्या कि मैं हूं गौरव और पांडे सर, अलग पांडे सर, हम दोनों ने मिलकर केक बनाया। मेरे पास 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर था, पांडे सर के पास 300 ग्राम चॉकलेट पाउडर था। हम दोनों ने मिलकर केक बना लिया। अब हम केक खाने ही वाले थे कि इतने में अमित सर भी आ गए। अमित सर कह रहे, यार गौरव, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो आओ मैं भी केक खाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है सर, आप भी खा लो। अब मैंने, पांडे सर ने केक के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब एक पार्ट दे दिया हमने अमित सर को, एक पार्ट दे दिया पांडे सर को, और एक पार्ट ले लिया मैंने। अब अमित सर ने केक खाने के बाद हमें उस केक के 50 रुपीज दे दिए। अब सवाल बच्चों यहां पर यह है कि इस 50 रुपए को मैं और पांडे सर किस तरह बांटें कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को सोचो, आप जस्ट इसको 1 मिनट सोचेंगे प्रॉपरली, सवाल आपके सामने बड़ा क्लियर है कि भाई केक बनाया है, 3 इक्वल पार्ट्स करे हैं, 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर मैंने मिलाया है, 300 ग्राम चॉकलेट पाउडर पांडे सर ने मिलाया है, केक बन चुका है। अब इस केक को हमने, क्योंकि अमित सर भी चाह रहे हैं केक तो मैं भी खाऊंगा, हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 3 इक्वल, एक उनको दे दिया, एक मैंने ले लिया, एक पांडे सर ने ले लिया। और भाई साहब, अमित सर ने कहा चलो मैंने कुछ किया नहीं था केक में, तो मैं 50 रुपये तो दे जाता हूँ। तो उन्होंने अपने पार्ट के 50 रुपये हमें दे दिए। अब सवाल ये है, हम 50 रुपये कैसे बांटें। आप में से कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर निकालने की कोशिश में एक बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे। वो कहेंगे कि सर, क्योंकि आपने 200 ग्राम मिलाया, पांडे सर ने 300 ग्राम मिलाया, 50 रुपये आए, तो 30 दे दो पांडे सर को, 20 ले लो आप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो बच्चे इस तरह चल रहे हैं, तो बच्चों आपको यही अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ठीक करना है। सबसे पहले आप ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप पूरे प्रॉब्लम को आराम से पहले देखो। इसी चीज को मैं हमेशा कहता हूं, डेटा एनालिसिस करो। डेटा एनालिसिस क्यों जरूरी है? पूरे सीरियस तरीके से देखो बच्चे,
जब तक गिवन सिचुएशन तक नहीं पहुंचोगे, उसको प्रॉब्लम ही तरह ही मानते रहोगे तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे जरूरी है पहले उसको एक सिचुएशन में कन्वर्ट करो। अब इसकी अगर बात करूं तो उसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये बताता है कि ओवरऑल कॉस्ट में 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर मैंने मिलाया है, 300 ग्राम चॉकलेट पाउडर अलग सन ने मिलाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ओवरऑल अगर हम देखें तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन अलग सर का है। यह बताता है पहला हिस्सा। फिर दूसरा हिस्सा क्या बताता है इस प्रॉब्लम का? अब मैंने सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ओवरऑल प्रॉब्लम को एक सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। इसे कहते हैं मेंटल एबिलिटी लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तभी जाके कंपटीशन में नीट में 720 में से 720 लगते हैं, बोर्ड में 100 लगते हैं, जेई मेंस में भी 100 लगते हैं और एडवांस में आप टॉप 50 रैंक में पहुंचते हैं। अगर इस तरह की अप्रोच आपके पास होती है तो आपने पहले इसको स्कैन किया, प्रॉब्लम को समझा। बच्चों मेरी बात समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो 60% प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो गई। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, मुझे अगर पेड़ काटने के लिए 5 घंटे मिलेंगे तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को ही शार्प करता रहूंगा, क्योंकि एक बार कुल्हाड़ी शार्प हो गई तो पेड़ काटने में कितना टाइम लगना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी यही एक तरीका है। एक बार समझ में आ जाए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, और यही क्लियर हो जाए कि मुझे ये निकालना है, ये नहीं बताना उसको, तो भैया फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत नहीं होती। जैसे इस प्रॉब्लम में दो हिस्से थे, पहले मैं बताया 40% मेरा कंट्रीब्यूशन, 60% पांडे सर का कंट्रीब्यूशन। देखो भाई, फ्रैक्शन की बात हो गई, जिसके बारे में आज सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, फ्रैक्शन की बात हो गई। अब केक के 3 इक्वल पार्ट्स हुए हैं और एक हिस्से के 50 रुपए अमित सर ने दिए हैं, तो ओवरऑल केक का प्राइस कितना हो गया? 150 रुपए। अब बात समझ में आई? ये बात थी सेकंड डेटा में। तो पहले डेटा सेट में उसने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझाया है और दूसरे डेटा सेट में कॉस्ट कितनी है ये बताया है। दोबारा सोचो, पहले डेटा सेट में कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, दूसरे डेटा सेट में कॉस्ट कितनी है ये बताया है। और बच्चे फिर इन दोनों को मैच करना है। अब 150 में से 60% कॉस्ट पांडे सर ने दी है, यानी 90 रुपीज का कंट्रीब्यूशन पांडे सर का है और 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन गौरव का है। अब पांडे सर ने भी तो अपना केक खा लिया ना भैया, तो 50 रुपए तो उनके भी वहां बैलेंस हो गए, मेरे भी 50 रुपए यहां लग गए। अब मेरे बचे 10 रुपए, पांडे सर के बचे 40 रुपए। तो ये 50 रुपए हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 40 रुपए पांडे सर ले लेंगे, 10 रुपए मैं ले लूंगा। जो बच्चा यहां तक पहुंचेगा वो टॉप पे पहुंचेगा। और इसी जर्नी को, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की इसी कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैंने ये वर्कशॉप सीरीज आपके साथ शुरू की है। एक्सेलरेट बैच के बच्चों को ये जो चीज हम दे रहे हैं ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों, और मैं तो अपने हमेशा से सालों से बच्चों को देता रहा हूं, तभी उनके रैंक और सक्सेस रेट अच्छे हैं। आपको भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है और कनेक्ट करना है। ध्यान रखो, जो अपनी क्लास में कहता हूं, कनेक्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं और जरा चेक करते हैं कि आपने एनसीईआरटी से अभी तक क्या किया है। तो पहले बोर्ड वाला देखेंगे, एक्सेलरेट बैच है, फिर जेई, नीट और फिर एडवांस देखेंगे। तो हम चलते चले जाते हैं। शुरुआत के जो क्वेश्चन है वहां तो उसने बस नॉर्मल डेफिनेशन ही पूछी है कि भाई मास परसेंटेज बता दो, सॉल्यूशन बता दो, मोलैलिटी बता दो, मोलैरिटी बता दो। एक बार फॉर्मूले का रिवीजन हम भी ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम क्या क्या देख रहे थे जो हमारे रास्ते में काम आएंगे। नंबर 1 हमने देखा था सारे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। जो प्रमुख रूप से यूज होंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट में ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। फिर आएगा मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय बी। फिर भी एक बार लिख लो, ए होता है बच्चों
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, बी होता है बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में ही दोनों आप लेते हैं, यहां तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद बच्चों हमें इस चैप्टर के अंदर मोल फ्रैक्शन का ज्ञान बहुत दिया गया है। मोल फ्रैक्शन हमारा होता है, जैसे XA निकाल रहे हो तो Na अपॉन Na प्लस NB आप लिखते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि XA प्लस XB आपका 1 होता है, बिकॉज ये Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, ये तो सिंपल आपका हो गया, ठीक है ना। 1 कैसे आता है ये मैंने आपको फिर समझा दिया, ऑलरेडी क्लास में समझा चुका हूं। फिर बच्चों इसके बाद मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। खैर वैसे तो मैंने आपको नॉर्मेलिटी भी बताया है, मास परसेंटेज भी यही है जिसका निकालना उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब बच्चों यहां पर एक और जलवा आपने देखना है, और वो जलवा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। हम ये सभी जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज which depends solely on the number of solute particle, not on the nature of the solute particle, like I already explained कि non colligative property भी क्या होती है। तो इसमें आपको मैं आप सीधा सीधा लिख रहा हूं, और I के साथ, क्योंकि I भी आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर, और हमने ये एसोसिएशन डिसोसिएशन के विषय में जब बात करी तब हमने लिया था, क्योंकि नॉर्मली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं काउंट कर रहे थे, लेकिन फर्क पड़ता है बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खुद अगर हम देखें तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये हमारा RLVP था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड नंबर पे बच्चों आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस विल बी IKB इंटू मोल फ्रैक्शन की मोलैलिटी। याद है बच्चों हमने बात करी थी मोलैलिटी की। अच्छा, यहां पर मैंने आपको यह भी कहा था चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाए या वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए, दोनों के अंदर हम मोलैलिटी लेते हैं, मोलैरिटी नहीं ले सकते। रीजन, यहां पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना सर, इसलिए नहीं कर सकते। अरे ज्ञानी बच्चे हो भैया, तो फिर पाई इज इक्वल टू ICRT। यहां पर आप ले सकते हैं, थोड़ा और साफ लिख लेते हैं, ICRT। यहां पर आप मोलैरिटी ले सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बड़ा हमने आराम से आपको समझाया था। ठीक है बच्चे, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, वो भी आपको क्लियर है। इसमें हेनरीज लॉ क्या था, P इक्वल टू KHX। लिख लेते हैं आपके लिए एक बार, कहीं फिर बच्चा भूल जाए। पार्शियल प्रेशर ये KHX की बात कर देते थे, और राउल्ट्स अंकल का जो लॉ था, और तीनों इंटरकनेक्टेड थे, डाल्टन, हेनरी और राउल्ट इंटरकनेक्टेड थे। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो PS की बात हम कर लेते हैं P0A XA, और कॉम्बिनेशन में फिर हम और लगा लेते थे। बात तीनों की डाल्टन, हेनरी और राउल्ट्स की सीधी थी कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का एक इंटर रिलेशन आपको पता है। चलिए अब एक जरा कुछ सवालों के ऊपर आते हैं। कुछ सवाल जैसे मैंने आपको NCERT के ऑलरेडी बता दिए थे, अब कुछ और आज डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ गैर NCERT के सवाल भी लेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके से NCERT बेस्ड प्रॉब्लम ही IIT में और नीट में पूछी गई है। आइए शुरू करते हैं। ये वाला सवाल पहला, तो ये सवाल आप ले रहे हैं बच्चे 2.8 NCERT से। सवाल क्या है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6। अब बच्चों पहली चीज तो ये आई, यहां पर इसने यूज करा एक वर्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें मैं चैप्टर की क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा ताकि वो दिमाग में टिकी रहे। भाई एंटी फ्रीज क्या होता है, नाम ही है फ्रीज ना होने दे। गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कई बार, वो पुरानी भूतहा फिल्मों में दिखाते थे कि जब भूत ने अटैक करना होता था तो भैया गाड़ी में पानी खत्म हो गया, गाड़ी वाला दूर से पानी लेने जा रहा है, गाड़ी गर्म हो गई है ना, ऐसे सीन होते थे। इसका मतलब कूल करने के लिए, भाई गाड़ी का इंजन तो गर्म होगा, कूल करने के लिए उसमें पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, हम ये सब जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो पानी होता है उसकी थोड़ी सी हम देखें तो स्पेसिफिक हीट बढ़िया है, तो वो भैया हीट को एब्जॉर्ब करता है
और जब हीट को एब्जॉर्ब करता है खुद तो उड़ जाता है, जगह क्या हो जाती है ठंडी। अब तो खैर सर्दियां आ गई, बट गर्मियों के अंदर आपको पसीना आता था, तो पसीना आने का रीजन भी यही था। पसीना आता है तो होता क्या है बच्चों, आपकी स्किन पे जैसे पानी आया, अब पानी क्योंकि गर्मी को सोखता है, तो पानी गर्मी को सोखेगा और फिर उड़ जाएगा। तो आपकी गर्मी तो सोख गया ना, तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी, तो आनंद आता था। तो ये रीज़न यही है स्पेसिफिक हीट का। तो यहाँ भी यही है। लेकिन यार जिन जगहों पर, अब यूरोप के देखो तो बड़ी बड़ी ठंड पड़ती है भैया, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, तो वहाँ तो पानी जम जाएगा, तो क्या किया जाए। अब आप कहेंगे तो सर वहाँ पर तो पहले ही ठंड है, गाड़ी को ठंडा करने की क्या ज़रूरत है। नहीं भैया, इंजन चलेगा तो हीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी और उस समय कंडीशन उसको ठंडा करना और आवश्यक हो जाएगा। तो अब क्या करें, पानी को ऐसा करना पड़ेगा ताकि थोड़ा ये जल्दी फ्रीज ना हो, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लाना होगा, है ना जी, ताकि जीरो पे ना हो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे की तरफ चला जाए। हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे कि ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ग्लाइकोल ले सकते हैं आप, या ग्लिसरॉल ले सकते हैं आप। ग्लाइकोल का आयुपैक नेम होता है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, इथेन 1,2 डायोल। सारी चीज मैंने आपसे कहा था बहुत ही आराम से समझाई जाएंगी विद एग्जाम्पल और विद डेली लाइफ की कंडीशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझने के लिए आपको मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से करते जाना और एसिमिलेट होना है। देखो भाई, दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी हैबिट चेंज करो। आप आज तक सिर्फ इसीलिए देखते हो कि मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर सिर्फ ऐसे ही सोचते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो फ्यूचर आपका नहीं है। भाई कंप्यूटर है ना, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर सही मायने में आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, सिर्फ रटी रटाई फंडास को याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो फ्यूचर आपका नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा से अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, खुद सवाल करने बहुत ज़रूरी है। उसका मकसद ये है कि फ्यूचर तभी आपके साथ आएगा जब आप ये चीज़ आएंगे। अरे सीधी सी बात है ना यार, अगर आप पुरानी जो कंडीशन है, जो पुराने क्वेश्चन थे, खाली उन्हीं को सॉल्व करना जानते हैं, जैसे अभी आप केक प्रॉब्लम के अंदर 20-30 का रेशो लगा रहे थे, तो भाई क्या हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे पास तो गूगल बाबा हैं, उन्होंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं पहले की। एलेक्सा है, मैं एलेक्सा से पूछूंगा बेटा इसको सॉल्व करियो, एलेक्सा सॉल्व कर देगी। तो कंपनी एक एम्प्लॉय क्यों रखेगी, खुद सोचना। हम कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जॉब खा जाएगी, उसका मकसद यही है। फिर आपको कोई जॉब शॉप तो देगा ही, दे ही क्यों यार, कंपनी आपके ऊपर पैसा क्यों खराब करे जो ऑलरेडी चीज पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन कंपनी को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर। सुना होगा ना, डेटा साइंटिस्ट बड़ा पैसा ले रहे हैं, बड़ा ब्राइट करियर है। जरा केक प्रॉब्लम सोचना क्या थी, डेटा साइंस तो था। 2 सेट ऑफ डेटा में से रेलिवेंट डेटा निकाला। आपको जो पढ़ा रहा हूं सारा रेलिवेंट डेटा है, कोई इरेलीवेंट बात नहीं करूंगा। जरूरत ही नहीं है ना, आपको पेपर देना है और पेपर के अंदर जो रेलिवेंट है वो सब बात आपको बताई जा रही है, सेगमेंटेड बताई जा रही है कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना जरूरी है। क्योंकि बेटा फालतू पढ़ लोगे, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो पेपर नहीं निकाल पाओगे। तभी आप देखो मैं बार बार चैप्टर के प्रमुख हिस्सों को, चाहे सवाल के थ्रू हो, चाहे फॉर्मूले के थ्रू हो, चाहे थ्योरी के थ्रू हो, बार बार हिट करता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। लगातार 2 क्लास तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही देखो कैसा लिंक कर रहा हूं, तो इसका रीजन यही है। तो यहां पर इथेन 1,2 डायोल और प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होते हैं जो कि उन जगहों पर जहां पर टेम्परेचर सब जीरो होता है वहां पर डालना पड़ता है, नहीं तो यार पानी जम जाएगा, गाड़ी चलाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अब आपके लिए भी एक सवाल है, तो फ्रीजिंग सॉल्यूशन भी होता होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर आप, जैसे भगवान में विश्वास है तो शैतान में भी होना ही चाहिए, तो वैसे ही अगर एंटी फ्रीज है तो फ्रीजिंग सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सर हाँ, होना तो चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम जमी हुई कैसे रहेगी। आया मजा। तो जरा बताइएगा मुझे कि सर फ्रीजिंग सॉल्यूशन ये होता है, ये आप लोग बताएंगे, ढूंढिए थोड़ा सा समझिए। तो ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है 2.8 की, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन। तो बेटा सबसे पहले मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ गिवन लिखो। गिवन की हेडिंग हमेशा हर बच्चे से कह रहा हूँ, बोर्ड में
अगर आप ये गिवन ये और टू कैलकुलेट नहीं लिखेंगे तो आपकी बत्ती बुझना तय है, नंबर नहीं आपको फुल देगा। तो गिवन है जी हमारे पास क्या क्या, हमारे पास है एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ए दिया हुआ है गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज 2 to 2.6 ग्राम और बी दिया हुआ है हमें 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहां पर लाइन मारी है, यहां पर लिखा है टू कैलकुलेट और निकालना है मोलैलिटी, स्मॉल एन। ठीक है जी, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। नाउ इसके साथ साथ भाई ने हमें डेंसिटी भी दी है 1.072 और ग्राम पर ml, और फिर कहता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी आप मुझे बता दीजिए। चीजें क्लियर हो गई। गिवन क्या है, पहला हम कहां पर खड़े हैं ये समझना बहुत जरूरी है। हम खड़े हैं जहां पर हमें इसने गिवन दिया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसके बाद डेंसिटी भी इसने हमें दी है, और हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो मेरे बच्चे अब हमें ये क्लियर है कैसे कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज्ड क्या क्या होगा। प्रथम हिस्से के लिए जहां मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी होती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय बी। क्या हमें इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे, ए दिया है हमें ये, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 222.6 इंटू 1000 अपॉन, अब मुझे बच्चे क्योंकि ग्लाइकोल दिया है तो उसका मोलर मास निकालना होगा। अब यहां पर मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चे का ग्लाइकोल का, 12 12 24, 36 32, कितने हो जाएंगे जी 62 और 2 64। तो ये हमारे हो गए, नहीं ये दो दो आएंगे ना बच्चे, हाँ। तो ये हो गए 12 12 24 4 28 2 30 और 32 62 आ गए। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर बी कितना था बच्चे 200। तो बस अब सॉल्व कर लो, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ 5 ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट मोलैलिटी। पार्ट 2 में क्या निकालना था, पार्ट 2 में निकालना था मोलैरिटी, और हमें दिया क्या हुआ है मोलैलिटी। इंटर रिलेशन मैंने बताया था आपको, तो फॉर्मूला यूज क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 t माइनस m इंटू mm। हाउ टू डिराइव दिस रिलेशनशिप ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर ये अटक रहा है तो भैया रिवीजन में वीकनेस है। बच्चों देखो, हम ये कहते हैं पनिशमेंट बाहर से नहीं देनी चाहिए, बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं प्रेशर नहीं बनाऊं, मैंने हेनरी में बताया आपको प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। मैंने कोलरॉश लॉ में बताया आपको कि इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कोई तो ऐसी डाइल्यूशन या कोई तो ऐसी पिटाई होगी जहां पर बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। मैं बार बार जोड़ देता हूं बच्चों प्रेशर पे, प्रेशर जरूर होना चाहिए। अगर आपको अब ये डिराइव कैसे हुआ ये नहीं पता, तो आज अपने आप को कुछ सजा देना, इसको 5 बार डिराइव करना, देख तो लेना पहले वीडियो से, बट 5 बार डिराइव करना, अपने आप को एज ए टीचर आप रिमाइंड कराइए, बिकॉज आपके सामने भी मैं आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, तो जरूरी है, लेकिन अगर आप डिराइव नहीं कर पाए इस फॉर्मूले को, आपको पता नहीं है, तो एक बार 5 बार डिराइव कीजिएगा। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, देखिए डेंसिटी गिवन था तो भाई ने हमें निकालने के लिए दे दिया, मोलर मास भी आपको पता है तो आप ये भी निकाल लेंगे। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सवाल, वैल्यू पुट करेंगे और आपका निकल जाएगा कहानी। अगला वाला सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको क्लास के अंदर ही में, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इतना ग्राम इन पर मिलियन, मिलियन 10 लाख तो 10 की पावर 6। ठीक है, अब अगला है बेटा, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, H बॉन्डिंग
बच्चे कई बार इसमें उलझे रहते हैं कि सर ये एच बॉन्डिंग नाम की चीज क्या है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड एक एसोसिएटिव फोर्स है। पहली बात तो अब वाटर एल्कोहल में भी एच बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है, तो आइए जरा समझा भी देते हैं। और वर्कशॉप में ये भी चीज बड़ी कमाल की है। क्वेश्चंस के अंदर जो कक्षा 11 से चीजें लिंक करेंगी वो मैं आपको वर्कशॉप के अंदर समझाता चला जाऊंगा। वैसे तो क्लास में आती है तब भी समझाता हूं, लेकिन इसमें ज्यादा, क्योंकि क्लास का टाइम तो क्लास के टॉपिक के लिए ज्यादा होता है। तो बैकग्राउंड सपोर्ट पक्की करते हुए यहां चलेंगे। तो आइए एच बॉन्ड के विषय में बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ रियल बॉन्ड। सर अब रियल बॉन्ड नहीं है तो भैया फिर तो आप इसको बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं? अब मान लेते हैं यार दोस्तों, हम अभी मान लो मैं दिल्ली में, आप हैं वहां आया, आप जैसे पटना में वहां आया, इलाहाबाद में है वहां आया, आप इतना ध्यान नहीं देंगे, चल रहा रहेगा, मैं भी निकल जाऊंगा, आप भी निकल जाएंगे। लेकिन मान लो हम अमेरिका में कहीं मिलते हैं तो जरूर ध्यान देंगे, अरे इंडियन दिख गया भैया, गजब हो गया, तब वो जरूर ध्यान देंगे। ये एसोसिएशन है। क्या है दोस्तों? एसोसिएशन। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में जरूरी नहीं कि बॉन्ड हो। क्या आपका मेरा, आप मेरे भाई बहन, ऐसा तो नहीं है फिलहाल, अभी कोई बॉन्ड वैसा तो नहीं है, लेकिन वहां पर वो एसोसिएशन आ जाएगी कि भैया ये भारतीय है, ये इंडियन है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में एक तो होता है रियल बॉन्ड जो उनके बीच में बनता है, और एक होती है एसोसिएशन। तो आइए जरा आपको समझाते हैं एच बॉन्ड की एसोसिएशन कैसे होती है। इज नॉट अ रियल बॉन्ड बट जस्ट एन एसोसिएशन, between hydrogen and an atom which is more electronegative than it। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एसोसिएशन है हाइड्रोजन और उस एक एलिमेंट या एटम में जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये आपको तीन प्राणी मिलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब लेकिन इसमें एक और मजे की बात है, और कि एच बॉन्ड में एक्चुअली क्या बात समझनी है। बच्चों मैंने अभी, अब तो मैं ज़्यादा टीवी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन दरअसल मैंने एक सीरियल देखा पहले, मेरे बचपन में भी आता था, और वैसा ही उस थीम पे एक सीरियल आया, भाभी जी घर पे है। अब इसका एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो एग्जाम्पल होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको दिमाग में बैठाने के लिए होते हैं। तो भाभी जी घर पे है क्या है, अगर आप ध्यान से, आपने सीरियल देखा भी होगा कि उसमें भैया दो हमारे देखे जाएं तो पड़ोसी हैं, दो परिवार हैं। तो एक जो है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दो परिवार हैं, तिवारी जी तो मुझे याद है। तो ऐसे दो परिवार हैं। अब है क्या, उन परिवारों में इस पति का अपनी पत्नी के साथ कोवलेंट बॉन्ड है, इस पति का अपनी पत्नी के साथ कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर भी एक अट्रैक्शन है। अब ये जो अट्रैक्शन है इसे ही कहा जाता है एच बॉन्ड। कैसे, जरा देखिए। ये एक पानी का मॉलिक्यूल और ये एक पानी का मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, कोवलेंट बॉन्ड तो इस H और O के बीच में है, कोवलेंट बॉन्ड तो इस H और O के बीच में है। ठीक वैसे ही कोवलेंट बॉन्ड इस H और O के बीच में है, इस O और H के बीच में है। परंतु जिस प्रकार यहां इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड था, शादी तो इन दोनों की हो रखी है, एसोसिएशन था इसका इधर पड़ोस में, इसका इधर पड़ोस में। ठीक वैसा ही इस वाले H का इधर O पे, इस वाले का भी इधर O पे, इस वाले का भी इधर, इस वाले का भी इधर। ऐसा इसलिए बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। अब इससे देखिए क्या समस्या होती है। अपनी तरफ जब खींच के रखेगा, भाई देखो मान लो मैं और आप दोनों ने पाव भाजी का ऑर्डर दिया। अब पाव भाजी की प्लेट 200 रुपए की थी, 100 रुपये आपने मिलाए, बड़ी महंगी है भाई, चलो कोई बात नहीं, 100 आपने मिलाए, 100 मैंने मिलाए, और उसमें 4 पाव आए। अब बच्चे
कायदे से 2 पाव आपको खाने चाहिए थे, 2 मुझे खाने चाहिए थे और सब्जी भी इक्वल डिवाइड होनी चाहिए थी। मैं खा गया 3 पाव, आपको मिला 1 पाव। अब है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें 100-100 रुपए डिवाइड करे हैं हम दोनों ने, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो इक्वली डिवाइड होना था उससे मैंने अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, आपकी तरफ कम गया, तो मैं ज़्यादा भूखा हूँ, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर पाव की भूख ज़्यादा है, मेरे पर इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा है। शेयरिंग तो हुई, इसी वजह से पोलैरिटी आ गई। आप थोड़ा भूखे रह गए, मैं थोड़ा ज़्यादा खा गया, आप पे प्लस आ गया, मेरे पे माइनस आ गया, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। सिंपल सा तरीका है। उसी तरीके से ये वाला H इधर और इधर एसोसिएशन करता रहेगा, बिकॉज इस पे आ जाएगा स्लाइड प्लस, इस पे तो माइनस है ही डेल्टा, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। लेकिन इन पे लोन पेयर भी थे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी थी, तो H इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, एसोसिएशन हुआ, तो ये एक H बॉन्ड हुआ। तभी पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में 4 H बॉन्ड होते हैं। बता दिए कैसे? ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, देखो आप कहेंगे सर दोनों पानी के तो हैं, लेकिन भाई है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक थोड़ी है। अच्छा, तो इसे कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब थोड़ा सा इसको, इस एग्जाम्पल को और रिलेटिव बनाते हैं। इसने हमसे पूछा है अल्कोहल एंड वाटर, तो अब इसको इस तरह लेकर आते हैं। ये हमारा अल्कोहल हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। सर 1 मिनट आपको रोकूंगा और आपसे एक सवाल का आंसर पूछूंगा। चैप्टर स्टार्ट करते हुए जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो आप सभी कहते हो, जितने भी हम देखते हैं सभी टीचर कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, और फिर आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हुआ पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो सर फिर अल्कोहल तो ऑर्गेनिक है, तो ये वाटर में सॉल्यूबल कैसे हो जाती है? इसका भी बच्चों आज इस वर्कशॉप में आपको आंसर देने वाला हूं। इसीलिए एच बॉन्डिंग के ऊपर लिया है मैंने, ताकि सॉल्युबिलिटी का ये डाउट भी आपके दिमाग से क्लियर हो जाए और आप एग्जैक्टली समझ पाएं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ताकि आप सवालों के अंदर जो सवाल भी पूछूंगा उसको भी आप अच्छे से कर पाए। और ये तो पूछ ही चुका है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, तो इसके बेसिस पे वो काफी पूछता है। देखो इंटर क्वेश्चन हो गया, ये बॉन्डिंग में पूछा जा सकता है, ये ऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है, ये सॉल्यूशन में पूछा जा सकता है, और सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी जो पूछा गया है जेई मेन के अंदर एनसीईआरटी से उठा के, और ज़्यादा दूर नहीं, लास्ट ईयर के जेई मेन जनवरी में आया है। अब बच्चों यहां ध्यान से देखना, आप कहेंगे कि सर यहां पर ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, और यहां पर ये 2 एच है। एच बॉन्डिंग में कौन कौन से एच इन्वॉल्व होंगे? अब मेरे एग्जाम्पल पे द्वारा आओ, भाभी जी घर पे वाले पे, जिनकी ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर था, यानी जिनकी ऑलरेडी, अरे क्या हो गया, 1 मिनट, हो जाता है, हम मास्टर आदमी हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। सो कहाँ था मैं, हाँ, तो ये भैया जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उन्हीं का एसोसिएशन एच बॉन्डिंग माना जाएगा, सबका नहीं। अब वो एच जो ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड है एफ ओ और एन से, दोबारा सुनो, वो H जो कोवलेंटली बॉन्डेड है, ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड है एफ ओ और एन से, उसी की एसोसिएशन को एच बॉन्डिंग कहा जाएगा। सारे H की एसोसिएशन को एच बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार जो ऑलरेडी मैरिड है उसी का एसोसिएशन एच बॉन्डिंग माना गया है। तो क्योंकि ये वाला H इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला H भी ये वाले दोनों H भी इस कार्बन के साथ अटैच हैं, इनका एसोसिएशन एच बॉन्डिंग में काउंट नहीं होगा। हाँ, इस वाले H का एसोसिएशन, क्योंकि ये O से है जुड़ा हुआ, तो ये पोलर H होगा, इस पे प्लस चार्ज स्लाइड रहेगा। ये बेचारा क्योंकि ये भूखा है तो ये इसके लोन पेयर पे, ये इधर इस वाले O पे और ये इधर इस वाले O पे, तो सिर्फ वही H बॉन्डिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी एफ ओ या एन से अटैच्ड हैं। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। तो अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ भाभी जी घर पे हैं, मैंने आपको एच बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है। ये
अब अल्कोहल और वाटर में भी इंटरमॉलिक्यूलर होता है। इंट्रा तब होगा जब एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा कार्यक्रम हो जाए जिस प्रकार हम यहां देख सकते हैं। हम जानते हैं ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, बिल्कुल बगल में है ये वाला H, इसी में इंटरमिंगल हो जाएगा, N भी है और O भी है। तो क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल हो गया है तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अरे यार, दो डिफरेंट स्कूल में रेस हो रही है तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन है, एक ही स्कूल में दो हाउसेस में हो रही है तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन टाइप। ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर में कौन सी फोर्स थी, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया कि एच बॉन्डिंग के थ्रू चलेगी। अब वो आपका सवाल कि लाइक डिजॉल्व लाइक हम क्यों कहते हैं और वो कैसे चीज होती है, जरा उसको भी ध्यान से सोचिए बच्चों। एक पोलर कंपाउंड है, पानी में गया, भयंकर हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ दी। क्या छोड़ दी? भयंकर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब अगर भयंकर हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ दी, भयंकर स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ गया, तो भैया डिसॉल्व तो हो ही गया ना, हाँ या ना? नहीं समझे भाई? एक कंडीशन में कोई चीज कब आएगी? जब उस कंडीशन में वो स्टेबल होगी, तभी। आप कोई चीज क्यों छोड़ेंगे? स्टेबल होने के लिए। आप कोई चीज क्यों पकड़ेंगे? स्टेबल होने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोई आयनिक कंपाउंड है, भयंकर एनर्जी छोड़ रहा है, फिर से सोचो बेटा, हम तो फिल्मों से और सीरियल से हम केमिस्ट्री को हमें हर जगह दिखती है तो हम रिलेट कर पाते हैं। याद है, इसी में मैंने आपको हेनरी लॉ के टाइम पे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के एक सीन से रिलेट किया था। फिर उसी फिल्म पे आ जाते हैं, ऋतिक भाई की फिल्म है, बड़ी पसंद है। तो ऋतिक भाई बीच में एक सीन आता है, कहते हैं कि मान लीजिए कि शादी हो जाए तो 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो फिर बाकी प्यार व्यार की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही है? अब देखो, सॉलिबिलिटी में भी बहुत जरूरी है। जब कोई पानी के अंदर पोलर सॉल्यूट डालेंगे तो भैया वो भयंकर हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ देगा, तो वही 1,000 करोड़ वाली बात आ गई, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। पानी के अगर सॉल्यूबल हो जाओ भाई, इतनी एनर्जी दे तो रहे हो, काहे इतनी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बढ़िया है तो वो स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से वहां पर सॉल्युबिलिटी का पंगा नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम कहते हैं पोलर वाला डिसॉल्व हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा, मतलब जो अच्छा पोलैरिटी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी है, तो उसको बहुत ज़्यादा और ज्ञान की जरूरत नहीं है। परंतु यदि 1,000 करोड़ नहीं है, है ना, जैसे वो पुराना गाना नहीं था भाई, भाई वो क्या था वो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, और जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। ठीक है, यानी द कॉन्सेप्ट इज, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी बहुत निकल जाती है और वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है। और अगर आप इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं दे सकते, तब आपको और सब चीज़ों की ज़रूरत है। यानी तब तो आपको केयर करनी है, एसोसिएशन भी होनी चाहिए। अब कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं, तो भैया हाइड्रेशन एंथैल्पी तो इतनी नहीं निकालेंगे, तो वहां पर हमें ये सब चाहिए कि एसोसिएशन भी हो, केयरिंग, मतलब एक तरह से ना रिलेशन में केयरिंग हो जाए। तो फिर पानी के साथ अगर आप कोवलेंट हैं तो आप हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना नहीं दे पा रहे, आप 1,000 करोड़ नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो बेसिकली फिर आपको और सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, एसोसिएशन करना पड़ेगा रिलेशन को इंटैक्ट रखने के लिए। तो अगर आप कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं दे पा रहे, तो फिर पानी के साथ एच बॉन्डिंग जरूर करो, तभी सॉल्यूबल होगे। तो इसी की वजह से ऑर्गेनिक में भी एक सवाल आएगा कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। पोलर तो हैं बट सॉल्यूबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया सॉल्यूबल? क्योंकि गुरु, ना तो ये बेचारे बहुत भयंकर हाइड्रेशन एंथैल्पी निकाल पा रहे हैं और ना ही ये एच बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। बात क्लियर है? तो जो
आयनिक कंपाउंड बहुत भयंकर एंथैल्पी देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ते हैं यानी एनर्जी देते हैं, तो वो तो सॉल्युबल आसानी से हो जाता है। और अगर वो नहीं है और आप पोलर तो हैं, बट अब आपको और सब चीज़ें भी रिलेशन में लानी पड़ेंगी, एसोसिएशन लाना पड़ेगा। तो एल्कोहल जो है वो एच बॉन्डिंग कर लेता है पानी से, इसलिए सॉल्युबल है। इसलिए तो लोग पूछते हैं भाई साहब सोडे से लोगे या पानी से। अगर एल्कोहल पानी में डिजोल्व ही नहीं होती तो लोग क्यों पूछ पाते। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको इसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट को भी आराम से समझा दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब फिर हेनरी लॉ पूछ लिया भाई ने। फिर कहता है व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर इज रेज्ड। भाई ये हमने क्लास में ही बात करी थी कि गर्म पानी में एक्वेटिक लाइफ को भी खतरा होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिस बालक को इसमें भी दिक्कत है कि भैया गैस की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इसमें क्या इंटर रिलेशन है, तो आइए जानते हैं। भाई फिर देखो 11th का एक टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चे हमने वहां डिराइव करते हैं और एक ये इक्वेशन बनाते हैं 1/3 mn/u²। इसे कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। है ना मजा, वर्कशॉप का अपना मजा है। यानी क्लासेस मेरी कोर्स को खींचते रहेंगे एक्सेलरेट तरीके से, वर्कशॉप जो जगह जगह बीच में गैप होंगे, कक्षा 12 में कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कक्षा 11 के कॉन्सेप्ट होंगे, ये भी समझाऊंगा और सवालों का दौर लेता चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग रहा है? हाँ सर लग रहा है, लेकिन हमने अभी थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे इसका। तो करो भाई रिवीजन करो, क्योंकि देखो मैं तो बैठूंगा संडे की शाम को 4 बजे से, मान लीजिए हम बैठ जाया करेंगे इस सेशन के साथ। मैं कोशिश तो वैसे लाइव की करता हूँ, लेकिन ठीक है कुछ अभी कोरोना की वजह से बाउंडेशंस हैं तो रिकॉर्डिंग ही करेंगे, बट ठीक है दुआ करते हैं जल्दी कोरोना का दौर ख़त्म हो जाए, केसेस थोड़े से और कम हो जाएं तो चीज़ें सहूलियती से बढ़ जाएंगी। हाँ तो बच्चे ये KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पर एक काम करते हैं भैया, PV को तो ऐसे रखते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 mn/u²। सर ये क्या मजाक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ही क्यों रहे हो, फायदा क्या होगा? अभी बताते हैं ना, जल्दी क्यों करते हो? आनंद लो पढ़ाई का, एंजॉय करो तब मजा, डूब के आओ इसके अंदर, सिर्फ पढ़ाई नहीं डूबो इसके अंदर। तो ये 2/3 1/2 mn/u² कर दिया मैंने। ओ हो खेल रहे हो सर, खेलेंगे। P इक्वल टू nRT, इधर nRT करो, इधर 2/3 1/2 mn/u² करो, n से n उड़ा दो, तो RT इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है जी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब R भी कांस्टेंट 2/3 भी कांस्टेंट, समझ में आ गया? तो अगर अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाते ही जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो धुआं होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, भागो 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 भागो, तो पानी से वो निकल के ऊपर चली जाएंगी। बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई बात? तो इसलिए गर्म पानी में एक्वेटिक लाइफ को रहना मुश्किल हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, बट सोचो वो समुद्री जीवों के लिए कितनी खतरनाक हो रही है। चलो ये वाला सवाल भी यहाँ होता हुआ। अगला सवाल है जी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन 2.13। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 raised to the power minus 2 gram is 1 bar. If the solution contains this much gram of ethane, partial pressure of the gas. बड़ा ही आसान है बच्चों।
हेनरी लॉ के समझाते हुए मैंने आपसे कहा था कि भाई पार्शियल प्रेशर जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर मैंने डिराइव कराया था तो मोल फ्रैक्शन तक पहुंचा था, तो एम और पी का रिलेशन था, उस पर खेल गया ये, क्योंकि ये ग्राम दिया हुआ है तो ये सॉलिबिलिटी तो हुई, सॉलिबिलिटी तो ग्राम में रहती है। तो कुछ नहीं करना है भैया, सीधा सीधा ये हमें पता है रिलेशन, बट सर गिवन तो लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। टू कैलकुलेट लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। गिवन क्या क्या है बच्चे? जब प्रेशर 1 बार था तो सॉलिबिलिटी हमारी 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम थी। और ठीक है, और अगर हमारा ये सॉलिबिलिटी 2 हो जाती है 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, P2 बताना है। वी हैव टू कैलकुलेट P2। लगा क्या देंगे भाई? P1 बाय P2, S1 बाय S2। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, यानी ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। चक दे फट्टे। ठीक है, आसान है दोस्तों ये सवाल भी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला है व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये मैंने पूरी डिटेल में आपको लेक्चर में समझाया है, तो कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं। फिर अगला है एक्वस सॉल्यूशन, सिंपल सिंपल बॉइलिंग पॉइंट पे दे दिया है इसने, ये भी खास नहीं था। आपको मैंने 16-17 में से कराई थे, 18 कराई था, 19-20 हो चुका, 21 भी हो चुका था। आइए तो 22 से चलते हैं। फिर क्वेश्चन 22 हो गया था ना बच्चे, ये वाला 80% वाला मुझे याद है, मैंने बताया था। 280% वाला क्वेश्चन था, फिर उसका ये सब चीज़ें हमने ज्ञान दिया था। चलिए तो अगला सवाल इस पे लेते हैं। एट 300 केल्विन, अरे भाई क्या हुआ, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट। सो देखते जाते हैं क्या क्या भाई ने गिवन दिया है। क्वेश्चन का नंबर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन का नंबर है 2.22। और आइए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। गिवन की हेडिंग यहाँ आएगी, टू कैलकुलेट की हेडिंग यहाँ आएगी। सवाल है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 36 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, मोलैरिटी की बात करेगा। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये पाई1 ले लो, पाई2 1.52 बार हो गया। आई होप ऐसा क्वेश्चन भी कराया था मैंने, कोई नहीं। व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन? तो बहुत आसान है दोस्तों, फॉर्मूला यूज क्या हो जाए, कंसंट्रेशन निकालनी है इस वाले केस में। ठीक है, फॉर्मूला यूज पाई इज इक्वल टू CRT। सर इसमें आपने आई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज के लिए आई 1 हो जाएगा बस। फिर क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा ना, ये तो ऑर्गेनिक वाला है, बेचारा कहाँ दुखी करेगा किसी को। तो बस फिर सब कुछ दे रखा है, पाई1 का फॉर्मूला लगा लो, पाई2 का लगा लो, क्योंकि सेम टेम्परेचर वाली बात कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है, बस ये करना। तो पाई1 बाय पाई2 ओवर C1 बाय C2, खत्म। सीधा सीधा इसका यूज़ कर लेंगे। देखो वैसे तो मैं क्लास में चाहता हूँ, फिजिकल क्लास में 2 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अब ये रिकॉर्डेड वीडियो में तो 2 मिनट नहीं दे रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आफ्टर दिस क्लास आप जब बार बार इस वीडियो को अगर देखना चाहें तो यहाँ पर 2 मिनट का पाउज दे दें, फिर इसको सॉल्व कर लें, फिर आगे बढ़ लें। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स सही बताया था। एसोसिएशन फोर्सेस में और ज़्यादा डिटेल चाहते हो कि सर लंदन फोर्सेस है, ठीक है, ये सब भी बता दो, तो वो भी मैं उसके ऊपर सेशन कर दूंगा, इसी में कर दूंगा वर्कशॉप में। सेशन क्या करना है, यही चलेगा वर्कशॉप। अगला वाला आ जाता है जी, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। बड़ा आसान सवाल हो गया बेटा, एन ऑक्टेन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया है। अब इसमें देखते जाओ कौन कौन सा है जो आयनिक होगा, वो इसमें लेस डिजॉल्व होगा, थोड़ा सा पानी। तो भाई कहता है कि
कौन कौन से हैं? KCl है, गिवन है हमें KCl, गिवन है हमें CH3OH, गिवन है हमें CH3CN, और बस 3 दी। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन तो सर लिखा ही नहीं, अरे गजब, ये लो। ठीक है बच्चे, तो ये 4 दिए हैं और हमें बताना है किस में है, एन ऑक्टेन में। सॉल्वेंट हमारा है एन ऑक्टेन। तो एन ऑक्टेन की दोस्ती किस किस के साथ बढ़िया है? अब अगर ध्यान से देखो तो हमारा KCl CSCOH दे ही रखा है, सबसे बुरी दोस्ती KCl से होगी, आयोनिक है, और सबसे अच्छी इससे होगी। सवाल इन दोनों का होगा, तो सबसे बढ़िया इससे, फिर इससे सॉल्युबल होगा, फिर ये और फिर ये। लिख लो सर, बता दो। अरे भाई, सबसे अच्छा सॉल्युबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे बकवास ये। ठीक, चलिए अब ये कौन सा था भैया सवाल हमारा? 2.24। अब 2.25, अमंग्स दी फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी वैसा ही है जैसा 2.24 था, तो ये एक बार आप भी सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ 2.26। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज दिस एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na plus ion per kilogram of water, calculate the molality of Na plus ion in the lake। मजा क्या है बच्चों, जनवरी 2019 का जेई मेन देखो और ये सवाल देखो, आया है ये वहां पर। सर एनसीईआरटी का सवाल आया है, आते ही है, तो सर फिर इतनी ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ता है? किसने कहा पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा? जेई मेंस और नीट में फ्लॉप होने के लिए, फेल करने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल देखने होते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज करनी होती है, तब जाके आप जेई मेंस और नीट में फेल होते हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों? पेपर डिफिकल्ट नहीं है, सरकारी किताब एनसीईआरटी से पूछा जाना है, केमिस्ट्री तो प्रमुख रूप से। बट हमारी गलती ये होती है, हम ज़्यादा रास्ता नापने के लिए भाग पड़ते हैं, रिवीजन भूल जाते हैं। नंबर आपको रिवीजन करने से मिलेंगे। देख रहे हैं पूरा सेशन 11th में भी लिंक कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर सोचवा रहा हूँ, बार बार गिवन लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी हैं। यही तो डेटा साइंटिस्ट करता है कि ये मेरे लिए जरूरी है और ये डेटा मेरे लिए जरूरी नहीं है। जीवन में ये सीख गए कि ये बात मेरे लिए जरूरी है और ये नहीं है, तो आगे बढ़ जाओगे। पांडे सर ने नहीं कहा था, वो यूट्यूब को फालतू चीज़ें देख रहे हो, ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी चल रही हैं, पेपर कैसे बने उसकी चल रही हैं, तो वो सब बातें सही कह रहे थे। जरूरी बातों पे आओ, जब भी आ रहे हो पढ़ने बैठो यार। मोटिवेशन नंबर से मिलेगा, मोटिवेशन सवाल सॉल्व करने से मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 2.26 बड़ा आसान था। हमें कहता है डेंसिटी दे रखी है 1.25, सब चीज गिवन है, वो लिख लेते हैं पहले क्या क्या है। गिवन है हमारे पास डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.25 ग्राम पर ml, और 92 ग्राम हमारे पास सोडियम आयन का मास है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, तो ये 1 किलोग्राम में हो गया। कैलकुलेट द मोलैलिटी इन द लेक। अब अगर ध्यान से सोचो तो डेंसिटी की कोई आवश्यकता है? फॉर्मूला यूज क्या है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी A बाय मोलर मास इंटू 1 बाय बी, अरे केजी में दिया है तो ये तो केजी में दिया है तो हट गया, तो ये 92 बाय 23 लेना है और आंसर 4 आना है।
अब इतना सिंपल सवाल वहाँ आया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि भाई डेंसिटी भी दे रखी है, काहे इतना परेशान कर रहे हैं हमें। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज इसी बात पे हो जाएंगे। अगर आप गिवन लिख लेंगे, आप टू कैलकुलेट लिख लेंगे, आपको ये पल्ले पड़ जाएगा कि यही चीज पूछी है, तो वैसे कोई समस्या नहीं है यार। अगला है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 2.27 और कह रहा है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ज्ञान पेल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आइए गिवन वैल्यूज लिखते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, तो हमें KSP दे रखा है। सर 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 सर, हाँ जी, ये एक थोड़ी सी शिकायत है कि हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आता है। हम फिर कहेंगे तो भाई तभी तो हम बैठे हैं, नहीं आया है तो हम फिर बता देते हैं। कक्षा 11 में आयोनिक के अंदर ये पार्ट आता था और यहां हम बात करते थे फॉर अ स्पेनिंगली soluble salt। स्पेरिंगली soluble salt क्या होता है दोस्तों? जरा मरा सा soluble है, बहुत जरा मरा सा। अब जैसे मान लिए कोई सॉल्ट है AB, जरा मरा सा soluble है, ये अपने आयन में गया। अब ये इसकी डिसॉल्व्ड स्टेट है। और ये इसकी अनडिसॉल्व्ड स्टेट है। अब मेरे बच्चे, डिसॉल्व्ड स्टेट और अनडिसॉल्व्ड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। मैं वैसे भी ज़्यादातर बातें इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही आना होता है। तो ये डिसॉल्व्ड स्टेट और अनडिसॉल्व्ड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन गया है मेरे मित्रों। तो अब यहां पर यहीं पर कहानी होती है कि अब क्या क्या करें। इनिशियली ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, 1 में से कुछ हिस्सा इसका डिसॉल्व हुआ, 1 में से S सॉल्यूबल हो गया, ये S हुआ, ये S हुआ। एट इक्विलिब्रियम K निकाल लो, 1 माइनस S तो 1 के ही बराबर है, क्योंकि S तो हुआ ही कम ना, बहुत कम पार्ट सॉल्यूबल हुआ। तो हमने इस केस में KSP को S² ले लिया इस पर्टिकुलर केस में। बट यहां भी एक चीज ध्यान रखिएगा, याद है इक्विलिब्रियम में एक चीज आती थी Q और K। Q होता था केमिकल क्वोशिएंट, K होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पर बड़ा मजा इस बात का है कि यहां पर भी अगर हम देखें तो ये तो एट इक्विलिब्रियम है, इसको KSP कह देंगे एट इक्विलिब्रियम। बट बिफोर इक्विलिब्रियम एक चीज आएगी, उसको बोला जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट। क्यों कहा जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट? शक्ल पे लिखा है इसकी, कहां गया, शक्ल पे लिखा है इसकी कि भाई ये जो है ये A+ और B- का प्रोडक्ट ही तो होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आयंस हैं तो आयनिक प्रोडक्ट ही तो कहेंगे। आलू गोभी की सब्जी को आलू गोभी ही तो कहा जाएगा, इसमें काहे की परेशानी है। तो आयनिक प्रोडक्ट, और आयनिक प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज KSP। दैट इज, कहां लिखें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, यहीं लिखेंगे भैया, इज नोन एज solubility प्रोडक्ट। और दैट इज KSP। अब 3 कंडीशन यहां भी ध्यान रखना solubility के कॉन्सेप्ट में। अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा होगा KSP से, अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा होगा KSP से, यानी मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल होगा KSP के, सैचुरेशन, और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा KSP से, प्रेसिपिटेशन। और इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, 3 बात ध्यान रखना।
अब इस सवाल के अंदर देखा जाए तो कहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अब तो समझ आ गया ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। हल्का सा इक्विलिब्रियम लगाया है, माहौल बनाया है और उसका ये मिल गया है मुझे। तो कॉपर सल्फाइड का KSP चिपकाया हुआ है 6 × 10⁻⁻⁶। अब मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है, यानी बेसिकली S निकालना है। इन सवालों में ये टू कैलकुलेट है, ये गिवन है। फॉर्मूला यूज बोर्ड में हमेशा इस तरह पैटर्न आएगा बच्चे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। वो क्या आना है जी, इस वाले के लिए क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड अगर जाएगा भी तो कॉपर +2 S2-, और ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो 1 - S SS, तो KSP विल बी इन दिस केस S², क्योंकि 1 मोल है ना। अगर 2 मोल होते तो यहाँ 2S का स्क्वायर करना पड़ जाता मुझे फिर, तो यहाँ पर तो KSP = S² आ गया। KSP भाई ने दिया हुआ है, S निकालना है। तो कोई समस्या किसी प्रकार की आपको अगर लगे तो बताएं। आसान खेल है बच्चे, बिल्कुल 2.27 तक आ चुके हैं और बचे हुए 8-10 सवाल फिर कर लेंगे अगले सेशन में। तो सॉल्यूशन में आज मैंने आपको काफ़ी कुछ ज्ञान दिया है, और एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने सवाल करे हैं। काफ़ी सवाल करे हैं, पुरानी चीज़ों से लिंक करा है और कॉम्बिनेशन में समझा है, फॉर्मूले भी देखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है वो भी समझ लिया है। तो आई होप इफेक्टिवली सब कुछ क्लियर है। अब कल के सेशन में इलेक्ट्रो चल ही रहा होगा, सॉल्यूशन आप ये कर ही रहे हैं। मैंने आपको दिखाया एनसीईआरटी का सवाल ही जेईई मेन में पूछा गया है। इलेक्ट्रो में बच्चों क्या कर रहे हो? आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी हो चुकी है। कल थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट में बताऊंगा और नर्स्ट इक्वेशन कैसे आई ये समझाऊंगा। अच्छा लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, पुराना सारा रिवाइज करके बैठना। सॉल्यूशन के सवालों की एनसीईआरटी अगर लगा चुके हो बहुत अच्छी बात है, फिर एक बार लगा लेना, नहीं लगाई है तो लगा लेना। इलेक्ट्रो के भी सवाल मैंने क्लास में ले लिए क्योंकि एनसीईआरटी में कम थे, तो उसी में निपटा दिए हैं, एक बार वो फिर से लगा लेना। नर्स्ट इक्वेशन वाले छोड़ देना, वो कल लगा सकते हो, और लिख के इसी पैटर्न में फॉलो करना, गिवन टू कैलकुलेट वाले पैटर्न में। तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं। वेरी गुड इवनिंग, आप सबको बस स्वागत आपका बहुत बहुत था। अब गुड नाइट करते हैं, बड़ी गुड नाइट, कि अभी क्लास एंड कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। संडे की शाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम उस केक प्रॉब्लम के साथ हमने आज शुरू करा है। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।